हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटोकेमिस्ट्री के बारे में। मैग्नेटोकेमिस्ट्री आपकी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो स्पेशली कंसर्न करती है विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, राइट। विद दिस टेक्निक वी कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर मैग्नेटिज्म है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, उनको डिटरमाइन करने में हमें ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है इससे हमें मदद मिलती है। बेसिकली बात करें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, तो ये आपके पास दो टाइप के स्पिन देते हैं, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। जो लो स्पिन वाले आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ट्रांजिशन मेटल के, उनके पास होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और हाई स्पिन के पास होंगे वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करें मैग्नेटोकेमिस्ट्री की, तो वो आपके पास रहता है सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन का टर्म, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? व्हेनेवर अ सैंपल ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन दैट सैंपल। जब भी आपके पास एक सैंपल, जिसके पास एक सैंपल हमने लेना है, उसमें हमने क्या करना है, एक मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है उस सैंपल में? मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेटिज्म वहाँ पे इंड्यूस्ड होती है, और इसी फिनोमेना को हम सिंपली क्या कहते हैं? दिस फिनोमेना इज सिंपली कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको और क्या आप कह सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा बी इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन एम स्क्वायर मीटर, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स इन जो डेंसिटी है उसको हम इस वे में शो करेंगे, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो रहता है टेस्ला, ओके। सेकंड जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड और मैग्नेटोकेमिस्ट्री से, वो है परमिबिलिटी। A relative increase or decrease in the total magnetic field inside a substance compared to magnetizing field the given material placed within. परमिबिलिटी आपके क्या शो करती है? जैसे कि आपके पास कोई रिलेटिव इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? इनसाइड अ सब्सटेंस के अंदर देखने को मिलता है, ओके। तो परमिबिलिटी का बेसिकली यही एक जो टर्म है इसका मतलब ये बनता है, और उसको डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू बी ओवर एच। तो म्यू यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा है ऑलरेडी, और एच क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसके बाद आपके पास थर्ड जो कंसेप्ट है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ सैंपल गॉट मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज कीप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म से हमारा जो तात्पर्य है वो यह रहता है कि ये आपके पास एक ऐसा एक्सटेंट है जिसमें आपका सैंपल है जो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है जब उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम आई से, और आई इज इक्वल टू एम ओवर वी, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट ओवर वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी मैग्नेटोकेमिस्ट्री में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसको हम काय करके डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, दैट इज काय इज इक्वल टू आई ओवर एच। तो यहाँ पर आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और एच यहाँ पर क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। तो ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का,
तो इन दोनों के बीच का रेशो है, आई एंड एच के बीच के रेशो को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट शोज whether a substance is attract or repelled into the magnetic field। तो जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या फिर रिपेल हो रहा है। ओके, काई मल्टीप्लाई विद द मोलर मास इज मोलर ससेप्टिबिलिटी। अगर आपके पास काई मल्टीप्लाई करी है मोलर मास के साथ तो वो उसकी क्या कहलाती है, मोलर ससेप्टिबिलिटी। इसको हम काई एम करके डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो सबसे पहले जो आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है और 8 मार्क्स के लिए आपके पास आता है, वो है ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन एन एटम लाइज इन द मोशन ऑफ इट्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ओरिजिन है मैग्नेटिज्म का, ठीक है, एक एटम का जो मैग्नेटिज्म है उसका जो ओरिजिन है वो लाई करता है मोशन ऑफ इट्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, कि किस मोशन में आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन है मैग्नेटिज्म का, राइट। द ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेटेड बाय द एटम orbital motion of the electrons called orbital magnetic moment UL, and the magnetic moment generated by the spin motion of electrons called spin magnetic moment। So अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं जब हम बात कर रहे हैं ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट की। ठीक है, पहला कंसेप्ट है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का और दूसरा है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसमें टोटल दो टाइप की मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास एक ऐसी मैग्नेटिक मूवमेंट है जब आपके पास एटम है। ठीक है, एटम इज द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेटेड बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये आपके पास एटम अपनी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जनरेट कर रहा है ऑर्बिटल मोशन के द्वारा, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो वो कहलाता है उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और वहीं दूसरी तरफ अगर यही मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट हो रही है बाय द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, पहले कहाँ से हुई थी वो ऑर्बिटल, अब कहाँ से हुई है, स्पिन वाले मोशन से, वो कहलाती है इसकी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे हम यूएस करके डिनोट करते हैं और इसको हम यूएल करके डिनोट करते हैं। ओके, सो द जनरेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज शोन इन फिगर। तो आप देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है आपके पास दिस वन, ये क्या शो कर रहा है, यूएल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को, और ये आपको शो कर रहा है यूएस स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम है ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो आपने ये डायग्राम को प्लॉट करना है। तो ये क्या आपके पास शो कर रहा है, जनरेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमने दो चीज़ों की बात की थी ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट में। ओके, तो पहला आपके पास था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसको ब्रीफली समझते हैं कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, राइट। सो यूएल करके इसको डिनोट करते हैं, आपको पता है a negatively charged electron moving in a circuit or orbit is similar to the flow of electric current in a circular wire। So जो हमने बात की थी कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, ठीक है, तो वो कैसे मूव हो रहे, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो सर्कुलर वायर में, सिमिलर उसी वे में, उसी मैनर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी मूव करेंगे एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, द
द इलेक्ट्रॉन मोशन therefore generate a magnetic field in a direction डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो जनरेट करा है एक मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में करा है, डाउन फील्ड में। ठीक है, डाउन फील्ड में ये आपके पास अपनी जो मोशन है उसको जनरेट करेगा टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, UL इज इक्वल टू IN करके लिख सकते हैं, और IN इज इक्वल टू हो जाएगा EW ओवर 2πc पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर हम R की बात करें तो वो क्या है, रेडियस है ऑर्बिट का, और जो W है वो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, C रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड E रहेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड L इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पर L लिखा था वो आपके पास रहता है √L+1 h/2π। तो ये इसकी डेरिवेशन है। ठीक है, इसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की ये डेरिवेशन है, राइट। अगर आपको ये डेरिवेशन करनी है तो आप श्योरली इसको यहाँ से कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी का जो टाइप है वो कौन सा है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, जिसको हम US करके डिनोट करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सर्टेन स्पेक्ट्रल फिनोमिना, Goudsmit and Uhlenbeck observed in 1926 that a moving electron possesses angular momentum in excess of orbit angular momentum. So, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे स्पेक्ट्रल फिनोमिना को, ठीक है, तो आपके पास दो साइंटिस्ट थे, गॉडस्मिट एंड यूलेनबेक करके। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया 1926 में कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो पोजेस करे है एक एंगुलर मोमेंट टाइप को, ठीक है, एक्स अमाउंट में, जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं। दे डिस्क्राइब द एक्सेस एंगुलर मोमेंट टू द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो उन्होंने क्या किया, जो इनको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम देखने को मिल रही थी एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या किया, एक स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नज़रिए से देखने की कोशिश की और इसको अपने ही ओन एक्स पे रोटेट या स्पिन करने की कोशिश करवाई। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्पिन मोशन विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुज मूवमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग द स्पिन एक्सिस। सो इन्होंने क्या पाया, जब इन्होंने अपने ही एक्सिस पे उसको स्पिन करवाया कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ऑल्सो क्या करे, प्रोड्यूस करे मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, उन्होंने ऑल्सो एज्यूम क्या किया, दे ऑल्सो पोस्टुलेटेड दैट द रेशियो ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट US टू द स्पिन एंगुलर मोमेंट is twice to the ratio of UL to L in their respective units of BM and N। तो उन्होंने इस टर्म को कैसे आपके पास एक फैक्टर की तरह डिनोट किया, जिसको हमने बोला लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने अपने पोस्टुलेट में दी उसको हम लिखते हैं US ओवर S इज इक्वल टू US अंडर रूट S प्लस S1 इज इक्वल टू G, और इसी को हम लिख सकते हैं US इज इक्वल टू G अंडर रूट S प्लस S1 और इज इक्वल टू 2 अंडर रूट S प्लस S1 BM। ठीक है, द स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट S प्लस S1 h/2π वेयर S इज द स्पिन ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो S क्या है, स्पिन ऑफ एंगुलर मोमेंट यहाँ पर रहता है। सो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म का। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि हमने पहले भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था।
ठीक है। सो हम जानते हैं कि इसको काय करके डिनोट करते हैं, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कांट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। तो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, एक वैल्यू की तरह मेज़र कर सकते हैं जिसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन इन एन अप्लाइड फील्ड। तो इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस की तरह मेज़र करेंगे, राइट, टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन in an applied field. That is, its value tells us how easily a substance can magnetize when placed in an applied magnetic field. So इससे हमें क्या पता चलता है कि कितने easily एक substance मैग्नेटाइज्ड हो जाता है जब उसको हम एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, सो ये रिलेटेड है टू द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इन बी एम एस। तो कैसे रिलेटेड है, एक्स साई काई एम इज इक्वल टू एन नॉट म्यू स्क्वेयर ओवर 3k2। ठीक है, तो ये इसका एक इक्वेशन बनता है मैग्नेटिक मोमेंट का, जिसमें आपके पास जो के है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एन नॉट आपके पास एवोगाड्रो नंबर रहेंगे, टी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर हम रीअरेंज करें इक्वेशन नंबर वन को हम रीअरेंज करेंगे, सो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k एन नॉट डॉट काई एम टी। तो आप देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, हमने इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिखा है। ये वाला जो म्यू स्क्वायर था हम यहाँ आगे लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 3k जो आपके पास था वो हम ऊपर के लिए ले गए यहाँ पे, ठीक है, एन नॉट हम नीचे के लिए लाए, और आपके साथ काई एम टी इस वे में इधर को आ जाता है इज इक्वल डॉट के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, रीअरेंज किया। फिर हमने इससे क्या करना है, म्यू को कैलकुलेट करना है। तो म्यू आपके पास जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए म्यू का स्क्वायर है, ठीक है, तो हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, इस तरीके से, ओके, ये हो गया। सिंस अंडर रूट 3k ओवर एन नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड हैज वैल्यू इज इक्वल टू 2.828, तो म्यू यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट 3k ओवर एन नॉट जो ये है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसके बदले हम लिखेंगे ये वैल्यू, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वैल्यू इतनी है, ओके। तो हमारे पास जो म्यू है वो आ जाएगा 2.828 अंडर रूट काई एम टी, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 गिव्स रिलेशन इन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो इक्वेशन 2 है एक्चुअल में यही आपके पास रिलेशन दे रही है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में, राइट। वॉन विलिक्स फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो वॉन विलिक्स आपके पास एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम G.H. वॉन विलिक्स था। उन्होंने एस्टेब्लिश्ड या फिर हम बोल सकते हैं कि ड्राइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन दी थर्मल एनर्जी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। तो एक रिलेशनशिप के बेस पे इन साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, ओके। वॉन विलिक इक्वेशन टेक्स इनटू अकाउंट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट। सो जो ये इक्वेशन है ये क्या कर रहा है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑर्डर का जीमेन इफेक्ट है उसको शो कर रहा है, राइट। वॉन विलिक इक्वेशन यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, हम यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं वॉन विलिक का इक्वेशन बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स को। यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स वॉन विलिक ड्राइव द analogous expression taking into account the two Zeeman effects।
तो उन्होंने जीमन इफेक्ट यहाँ से लेते क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसमें हमारे पास क्या आता है, काई एम इज इक्वल टू एन म्यू बी स्क्र ओवर 3kT प्लस एन एल्फा, जिसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दी गई है। ओके, यहाँ पर जो इक्वेशन में आपने म्यू बीटा 2 देखा था, म्यू बी 2 देखा था सॉरी, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द लो फ्रिक्वेंसी पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर अरेंज्ड ओवर टाइम, और एन अल्फा आपके पास रहता है कंबाइंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट contribution of the high frequency elements, that is paramagnetic and diamagnetic moments. A convenient unit of atomic magnetic moment is Bohr magneton, the magnitude of which is given by, so एक बोहर के मैग्नेटॉन से हमने एक यूनिट उठाई है एटॉमिक मैग्नेटिक के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, बीटा इज इक्वल टू ई एच ओवर 4 mc is equal to 0.917 into 10⁻⁻20 ERG ऑस्ट्रोट -1, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पर दी गई है, राइट। इक्वेशन 1 में जब हम देखेंगे, इक्वेशन हमने जब 1 देखी थी उसको हम यहाँ पर अगेन राइट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा काई एम इज इक्वल टू एन म्यू बीटा 2 ओवर 3kT प्लस अल्फा, जिसको हमने देना है इक्वेशन नंबर 2, राइट। और यहाँ पर म्यू बी 2 आपके पास है लो फ्रिक्वेंसी पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस्ड इन Vm। तो ये एक छोटा सा रिलेशन दिया गया था यहाँ पर वॉन मिलिक्स की इक्वेशन में, राइट। और इन्होंने अपनी मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जो एटम वो कंसिस्ट करा है 2 पार्ट में, इस इक्वेशन को भी यहाँ पे ड्राइव किया है, इस टर्म को भी हमारे पास दिया था। तो कौन कौन से 2 पार्ट यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं, पहला तो हो गया आपके पास ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का, और सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 2 पार्ट में आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे डिवाइड की गई है, ओके। और ये इसकी कुछ थ्योरी है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा है, राइट। ओके, तो अगर आपको ये लिखनी है, थ्योरी देखनी है, तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो जब हम ड्राइव कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट इक्वेशन को, तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो उसमें से जो पहली सिचुएशन है वो रहेगी, फर्स्ट वन है मल्टीप्लेट width is larger compared to kT, second है multiple width is small compared to kT, और multiple width is comparable to kT, और इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। सो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर आपको करनी है तो कर लीजिए, राइट। सेकेंड वाला यहाँ पर दिया गया है, एंड लास्ट वन इज हियर, ओके। तो यहीं पर इसकी डिस्कशन ख़त्म हो जाती है वीन मिलिक्स फॉर्मूले की इक्वेशन की। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है हाउ मैग्नेटोकेमिस्ट्री इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कैसे आपके पास जो मैग्नेटोकेमिस्ट्री है ये यूज़फुल है जब हम स्टडी करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो इसके लिए कुछ हमने रीज़न यहाँ पर सेट किए है। फर्स्ट रीज़न है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल सेंटर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ para susceptibility measurement is the determination formal oxidation number of the transition metal center। ठीक है, जो हमने पैरा ससेप्टिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखा था या फिर पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को देखा था, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है वो क्या रहता है,
टू डिटरमाइन द फॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल सेंटर, उसके ऊपर का कौन सा फॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है उसको जांचना, और फाइंड करना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम और आयन। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल सेंटर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी डिटर्मिनेशन करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेटोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ वेरियस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एप्लीकेशन ऑफ पैरा ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट इज टू फाइंड द स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा टेम्परेचर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन बन जाता है। टेम्परेचर कैन हैव बोथ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिक की बात करें तो मतलब ये डिपेंड नहीं है टेम्परेचर पे, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं होगी टेम्परेचर पे, और इस तरीके का इसका ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, राइट। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, और ये आपके पास एक लॉ फॉलो करा है वो है क्यूरीज लॉ, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। इसके बाद आपने लिखना है टेम्परेचर इंक्रीज कॉज ग्रेटर थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स विच इन टर्म द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल्स। सो आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो में बस आज के लिए ये जो लास्ट टॉपिक है यही रहेगा कि आप क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से क्या समझते हो। ओके, द क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज व्हेन देयर इज लैक ऑफ सिमेट्री और अदर conditions that allow to consider that orbital angular momentum L is equal to 0 or very close to such value. In such case, the total angular momentum is equal to J is equal to S, the one of the electron spin. तो क्विंचिंग से हमारा मतलब ये है कि जब आपके पास लैक ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है या फिर अदर जो कंडीशंस है जो हमें अलाउ कर रही है टू कंसीडर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है, जिसमें आपके पास L इज इक्वल टू 0 रहेगा और फुल क्विंचिंग देखने को मिलेगी, या फिर वेरी स्मॉल रहेगी, मीन्स पार्शियल क्विंचिंग देखने को हमें वहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो उन केसेस में टोटल एंगुलर मोमेंट जो है वो इक्वल हो जाती है वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन के रिस्पेक्ट में। एंड जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है वो अराइज होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के कारण, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट इज़ पार्शियली रिड्यूस्ड इवन इन द फ्री आयन और इन द क्रिस्टल फील्ड। ओके, तो ये इसकी कुछ स्टेटमेंट है क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की, राइट। यहाँ पर एक लिटिल सा आपके पास क्वेश्चन और बन जाता है, डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, ठीक है। सो एमएससी सेकंड सेम की जो केमिस्ट्री है उसके लिए बस इतना ही, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।